गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, अपन एक्सरे टॉपिक पढ़ रहे थे, लगभग कंप्लीट हो गया था एक्सरे टॉपिक। ठीक है, उसमें आपको मैंने दो तीन क्वेश्चन मतलब एक्सरसाइज दी थी, उसमें आपसे कहा दो तीन क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज नंबर 11 दी थी, इसमें कहा था जो ये 5, 7 एंड 9 इनके बारे में बोला था, इनको करना है डिस्कस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 अपन देखें। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये एक्चुअल में एक तरह से प्रकीर्णन से रिलेटेड है ये। ठीक है, एक्सरे के प्रकीर्णन की बात कर रहा है ये। बिल्कुल बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन है एक तरह से कॉम्पटन प्रभाव क्वेश्चन है, कॉम्पटन प्रभाव। ये अपन पढ़ेंगे गामा रेज के बारे में। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो रेडियो एक्टिविटी के अंदर ये टॉपिक है गामा रेज, आखिरी आखिरी में उसमें यहाँ पे कॉम्पटन प्रभाव भी दे रखा है। कॉम्पटन प्रभाव उसमें एक फॉर्मूला दे रखा है कॉम्पटन विस्थापन का, डेल्टा लेमडा बराबर लेमडा डैश माइनस लेमडा बराबर एच अपॉन एम नॉट सी ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस फाई। तो पढ़ लेना इसमें। अभी तो इस फॉर्मूला इसको कहाँ से आया कैसे आया इससे अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो जैसे अपन जानते हैं गामा किरणें भी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, ऐसे एक्स किरणें भी विद्युत चुंबकीय तरंगें ही हैं। तो गामा किरणों का कॉम्पटन प्रभाव वही सूत्र यहाँ पे एक्सरे के भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो वहां से निकालना है ये। ठीक है, कॉम्पटन प्रभाव। तो यहाँ पे इसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहा मैंने, ये क्या बच्चों? कॉम्पटन प्रभाव है, कॉम्पटन प्रभाव गामा रेज की तरह। ठीक है, तो वहां से अपन को सॉल्व करना है, आराम सॉल्व हो जाएगा। उस फॉर्मूले की सहायता से प्रकीर्णन कोण निकल जाएगा। उसका बच्चों फिर आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि दी के अल्फा एक्सरे इमिशन लाइन टंगस्टन अकर्स एट लैम्डा इज इक्वल टू 0.21 नैनोमीटर, फाइंड आउट एनर्जी डिफरेंस बिटवीन के एंड एल लेवल इन दिस एटम। तो चाहे वो के अल्फा का मान दिया है, तो उससे अपन क्या निकाल सकते हैं? एनर्जी ई अल्फा निकाल सकते हैं। देखिए 1 2 का 4 करके क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। तो चो देखिए यहाँ पे ई एल माइनस ई के, ई एल माइनस ई के, या यूं कह दें कि ई के अल्फा का मान किसके बराबर होता है? 12400 बटा लैम्डा के अल्फा के। ठीक है, तो ई एल माइनस ई के, इनके बीच में ऊर्जा अंतराल पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये ई एल के अल्फा बोलेंगे और 1 2 का 4 कर देंगे इसमें। तो यहाँ पे लैम्डा के अल्फा मान आपको दे रखा है यहाँ पे कितना? 0.021 0.021 नैनोमीटर है। इसको एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे तो एंगस्ट्रॉम में क्या आ जाएगा? 0.21 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि इसको एंगस्ट्रॉम में रखते हैं। ठीक है, तभी 1 2 का 4 किया था। नीचे अमाउंट, नीचे मात्रा रखनी है एंगस्ट्रॉम में। तो उसको सॉल्व कर लें, मतलब 0.21 से डिवाइड कर देंगे तो जो रिजल्ट आ जाएगा 59,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, या कहते हैं 59 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों देखो यहाँ पे आपको एक तो लैम्डा 1 और एक लैम्डा 2 दे रखे हैं डायग्राम में। तो ये पूछ रहा है कि किसका कौन सा वोल्टेज ज्यादा होगा और कौन सा जेड ज्यादा होगा, बताना है आपको। तो देखिए लैम्डा 1 लैम्डा 2 में अपन जानते हैं जो लैम्डा मिन है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में अपन देखें, लैम्डा मिन का मान आप जानते ही हैं समानुपाती 1/v होता है। तो यहाँ पे इसमें लैम्डा 1 छोटा में दिख रहा है, लैम्डा 1 इज लेस देन लैम्डा 2 है, तो दिस इंप्लाइज v1 इज ग्रेटर देन क्या आएगा? v2। तो पहली बात तो पता चल गई, v1 इज ग्रेटर देन v2। ठीक है, उसका बच्चों फिर आगे देखिए यहाँ पे के अल्फा के दो सींग दिखा रखे हैं, इन दोनों सींगों को नीचे लेके आएंगे। तो फर्स्ट वाले ग्राफ के लिए मान लो लैम्डा 1 आपको मिल रही है, मतलब हम देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों जो 1/λ होती है, ये 1/λ समानुपाती z माइनस 1 स्क्वायर होती है। देखा था अपन ने मोजले के नियम से। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें के अल्फा की जो लैम्डा है उसको नीचे लेके आए। ठीक है, तो देखो लैम्डा के अल्फा 1 जो आएगा ये लेस देन लैम्डा के अल्फा 2 आएगा। ठीक है, के अल्फा 1 वाली तीरों को नीचे लेके आए तो इस लैम्डा अक्ष पे जो क्या मिलेगी? के लैम्डा 1 और एक के लैम्डा 2। उसमें हम देख रहे हैं लैम्डा के अल्फा 1 का मान छोटा है लैम्डा के अल्फा 2 से, तो इसलिए जेड का मान, इसलिए आप हम देखते हैं Z1 इज ग्रेटर देन क्या आएगा? Z2। ठीक है, तो यहाँ पे कौन ये आ जाएगा आंसर? V1 ग्रेटर देन V2 एंड Z1 इज ग्रेटर देन Z2। ये मान आपको प्राप्त होगा। ठीक है, चलो अब आगे देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट इसमें पढ़ते हैं, एक्सरे का अवशोषण। ठीक है, एक्सरे अवशोषण, एक्सरे अवशोषण। एक्सरे अवशोषण, तो चलो जब भी कोई एक्सरे किरणें किसी पदार्थ में प्रवेश करती हैं, ठीक है, किसी पदार्थ में
प्रवेश करती है, अंदर जाती जाती है, धीरे धीरे उसकी तीव्रता घटती जाती है। ठीक है, तीव्रता घटती जाती है, तो जो तीव्रता घटी वो कहाँ गई, वो अंदर पदार्थ में अवशोषित होती जाती है। तो देखो किस तरह से क्या कह रहा हूँ, देखो इस प्रकार से मान लो कोई ये पदार्थ है, ठीक है, इसकी मोटाई मान लो x है, ठीक है, x इसकी मोटाई है इस पदार्थ की। यहाँ बच्चों इस पे एक्सरे इस पर आपतित हुई इस प्रकार से, यहाँ पे इस पे एक्सरे फोटोन आपतित हो रहे हैं, एक्सरे फोटोन, ठीक है, एक्सरे फोटोन इस पे आपतित हुए, और जो इसकी तीव्रता भी आई, इसकी तीव्रता बच्चों यहाँ पे है आई नॉट। ठीक है, तो बच्चों जब इसको पार के गुजरी इसकी तीव्रता घट गई, इसकी तीव्रता घट के मान लो तीव्रता रह गई आई, तीव्रता बच्चों यहाँ पे क्या रह गई, आई रह गई तीव्रता। तो यहाँ पे तीव्रता जो आई रह गई है, ठीक है, इसका जो मान होता है किस प्रकार से, देखिए यहाँ पे x मोटाई के पश्चात, x मोटाई के पश्चात मतलब पदार्थ में माध्यम में x दूरी तय करने पर, माध्यम में x दूरी तय करने के बाद तीव्रता I बराबर आई नॉट ई पावर माइनस म्यू एक्स, इस प्रकार से होती है। I बराबर आई नॉट ई पावर माइनस म्यू एक्स, तीव्रता घटती है चरघातांकी रूप से, जहां आई नॉट क्या बच्चों प्रारंभिक तीव्रता और आई यहाँ पे अंतिम तीव्रता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट ई पावर माइनस म्यू एक्स के अनुसार घट रही होती है। यहाँ बच्चों यहाँ पे जो म्यू है इसे बोलते हैं अवशोषण गुणांक, अवशोषण गुणांक किसका, माध्यम का, माध्यम का अवशोषण गुणांक है, माध्यम का अवशोषण गुणांक है म्यू। ठीक है, तो चलो ये अवशोषण गुणांक है माध्यम का म्यू। अब यहाँ पे अगर पूछ ले आपसे कितनी तीव्रता अवशोषित हुई, अवशोषित तीव्रता पूछ ले कितना मात्रा अवशोषित हुई है, अवशोषित तीव्रता, तो कैसे निकालेंगे बच्चों अवशोषित तीव्रता का मान। अच्छा उससे पहले हम देखिए बच्चों जो ग्राफ आएगा कैसा मिलेगा, ग्राफ यहाँ पे तीव्रता लगातार घट रही है चरघातांकी रूप से, तो यहाँ पे ग्राफ अगर अपन देखना चाहें तो हमें ग्राफ कुछ इस प्रकार से मिलेगा, ये आई का एक्स के साथ ग्राफ, यहाँ बच्चों इस प्रकार से ये ग्राफ मिल रहा है इस तरह से, ये आई नॉट है। ठीक है, अब बच्चों जितनी दूरी के बाद तीव्रता आधी रहती है, जितनी दूरी का तीव्रता आधी रहती है आई नॉट बाई टू, इसे बोलते हैं अर्ध मोटाई। ठीक है, अर्ध मोटाई बोलते हैं एक्स हाफ, अर्ध मोटाई, जितनी दूरी के बाद तीव्रता आधी रह गई है इसे अर्ध मोटाई कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, जो अर्ध मोटाई कहलाती है, अर्ध मोटाई। जितनी दूरी के बाद तीव्रता आधी दी गई है उस दूरी को हम अर्ध मोटाई कहते हैं। ठीक है, और इस अर्ध मोटाई का जो मान आपको प्राप्त होता है, अर्ध मोटाई का मान, अर्ध मोटाई ये आती है बच्चों एक्स हाफ बराबर 0.693 अपॉन, यही कहते हैं इसको, ये बोलते हैं क्या था, log 2 बेस ई अपॉन म्यू, ये हम कहते हैं इसको 0.693 अपॉन म्यू, ये आता है इसका मान। ठीक है, अर्ध मोटाई का मान। क्लियर। अब चाहे पूछे कि कितनी तीव्रता अवशोषित हुई है तो भी निकाल सकते हैं। देखिए अवशोषित तीव्रता पूछ ले आपसे कि कितनी तीव्रता अवशोषित हुई, अवशोषित तीव्रता कैसे निकालेंगे, अवशोषित तीव्रता डेल्टा आई करके, मतलब आई नॉट प्रारंभिक तीव्रता में से अंतिम तीव्रता घटा दो, तो इसमें से यहाँ बच्चों आई का मान रख दें, आई का मान रख दोगे ये वाला आई का मान, यहाँ से आई नॉट कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा 1 माइनस ई पावर माइनस म्यू एक्स। ठीक है, तो इससे अपन क्या निकालते हैं, अवशोषित तीव्रता कितनी मात्रा यहाँ पे अवशोषित हुई। ठीक है, इस प्रकार। अब देखो बच्चों इस पे अगर अपन एक क्वेश्चन अपन समझना चाहें तो देखिए क्वेश्चन आपसे कहा है कि यहाँ पे एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं इस पे, यदि लैम्डा बराबर, तो जो लैम्डा बराबर 0.5 एंगस्ट्रॉम की एक्सरे, लैम्डा बराबर 0.5 एंगस्ट्रॉम की एक्सरे, ठीक है, 10 mm मोटाई में, 10 mm मोटाई की एल्युमिनियम परत में, एल्युमिनियम शीट के लें, एल्युमिनियम शीट से गुजरने के बाद तीव्रता 1/3 रह जाती है, तीव्रता 1/3 रह जाती है,
म्यू बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब अवशोषण गुणांक बताना है क्या होगा, इस एल्युमिनियम का अवशोषण गुणांक कितना है ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हैं, ये सूत्र ही सही, ये लगाइए, आई बराबर आई नॉट ई पावर माइनस म्यू इंटू एक्स, ये लगाएंगे। ठीक है, आई का मान कितना दिया है 1/3, मतलब आई नॉट बाई 3 दिया हुआ है, आई नॉट ई पावर माइनस म्यू एक्स। ठीक है, लगा दिया, आई नॉट से आई नॉट कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे 3 पावर माइनस 1 ई पावर माइनस म्यू एक्स। ठीक है, घात आगे ले आएंगे, मतलब दोनों तरफ हम यहाँ पे ई के बेसिस पे लॉग ले लें, तो -1 log 3 बेस ई। ठीक है, यहाँ पे माइनस म्यू एक्स log ई बेस ई अगर 1 हो जाएगा, इससे कैंसिल, म्यू इक्वल टू क्या हो गया, log 3 बेस ई बटा ये हो गया x, log 3 बेस ई बटा x। अब तो फिर log 3 को अपन ये लिखते हैं, इसको 10 बेस पे चेंज करें तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 log 3 बेस 10। ठीक है, ई बेस यहाँ पे ई है, इसको 10 बेस में कन्वर्ट करना है तो 2.30 से मल्टीप्लाई करेंगे, और x का मान आपको देखा है 10 mm दे रखा है, 10 mm, तो 10 mm रख दिया अपन ने ये। ठीक है, 10 mm, तो यहाँ पे ये 2.303 इंटू 0.48, log 3 का मान 0.48 होता है, और अपॉन में 10 mm। ठीक है, 10 mm, तो यहाँ पे ये लगभग 0.11 समथिंग बन जाता है, 0.11 mm इनवर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ये ज्ञात कर सकते हैं, किसका मान निकाले अपन ने यहाँ पे, इसके अवशोषण गुणांक का मान 0.11 mm इनवर्स, ये आपने प्राप्त किया। ठीक है, तो ये सॉल्व एग्जाम्पल ही एक तरह से इसका मॉड्यूल का वो अपन ने सॉल्व किया यहाँ पे। अब तो उसके बाद फिर हम देखें, यहाँ तक तो अपन ने ये पूरा पढ़ लिया अवशोषण के बारे में, तो ये न्यूमेरिकल पोर्शन तो कंप्लीट हो गया। और तो इसके बाद फिर आप देखिए कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है। ठीक है, वो उसको अपन मॉड्यूल से देख लेते हैं, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे पहले तो डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे की बात करें, एक्सरे का विवर्तन, एक्सरे विवर्तन, एक्सरे विवर्तन, एक्सरे विवर्तन, इसको अपन को मॉड्यूल से पढ़ना है। ठीक है, फ्रॉम मॉड्यूल। ठीक है, मॉड्यूल से उसको पढ़ना है, एक्सरे विवर्तन को फिर भी हल्का समझा दूं, बिल्कुल एज इट इज बच्चों वैसे ही है जैसे अपन ने डेविसन जर्मर के अंदर पढ़ा था, याद है डेविसन जर्मर प्रयोग में ब्रेग समीकरण पढ़ी थी, वैसे ही एज इट इज। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ब्रेग समीकरण अपन देखें, ब्रेग अनुसार यहाँ पे क्या होता है बच्चों, देखो ब्रेग अनुसार जो अपन ने समीकरण लिखी थी, यहाँ पे लिखते हैं अपन वही 2d sin phi, d sin थीटा इज इक्वल टू 2d sin phi इज इक्वल टू क्या लिखते हैं अपन, n लैम्डा। याद है, ये लिखा था बच्चों, एज इट इज वही है, तो ज्यादा दिमाग इतनी है, डायरेक्ट वही जो अपने वहां समझा है ब्रेग समीकरण डेविसन जर्मर प्रयोग में, उसी सूत्र का यहाँ पे उपयोग करना होता है। ठीक है, यहाँ पे अपन जानते हैं कैपिटल डी क्या होता है बच्चों, यहाँ पे अंतर परमाणु दूरी होती है। ठीक है, थीटा पे प्रकीर्णन को, यहाँ पे थीटा पे विवर्तन कोण होता है। ठीक है, डी यहाँ पे अपन जानते हैं स्मॉल डी क्या चीज है, स्मॉल डी उनके बीच की जो दूरी होती है, मतलब जालक अंतराल स्मॉल डी बोलते हैं। ठीक है, और फाई यहाँ पे पृष्ठ स्पर्शी कोण होता ही है, तो यहाँ पे जनरली अपन n का मान कर लेते हैं 1, क्योंकि प्रथम कोटि के वर्तन के लिए। और फिर यहाँ पर ये देखा था इस तरह से, ये जो चित्र अपन देखते हैं यहाँ पे, इसमें ये जो दूरियां होती हैं, ये परमाणु है। ठीक है, ये दूरी तो डी होती है, कैपिटल डी, ये दूरी अपन स्मॉल डी लेते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ बच्चों इसमें जो एक्स किरणें, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे इस पे एक्स किरण टकरा कर लौटती हैं, इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से बिल्कुल वैसे वहां भी लिया जो अपन ने उसमें ये एंगल थीटा लिया था, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल फाई, ये एंगल फाई आए थे, पढ़ाई अपन ने उसके अंदर, तो एज इट इज बच्चों वही चीज यहाँ पे अपन करनी होती है। क्लियर? अब बच्चों उसका फिर आगे इसके एक्सरे के उपयोग, एक्सरे उपयोग, तो एक्सरे के उपयोग बच्चों ये भी मॉड्यूल से पढ़ना, थ्योरेटिकल पॉइंट है फ्रॉम मॉड्यूल। ठीक है, तो एक्सरे उपयोग दे रखे इसके अंदर, सर्जरी की चिकित्सा के अंदर होता है, सर्जरी में होता है, रेडियोथेरेपी में, इंडस्ट्री में क्या उपयोग है, साइंटिफिक रिसर्च में क्या होता है, तो ये सारी चीजें आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में पढ़नी है, तो ये डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ तक तो मैंने पढ़ लिया बच्चों कंप्लीटली, एक्सरे के बारे में कंप्लीट हो गया। अब हम इसके अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट, इस नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में, नाभिकीय भौतिकी के बारे में। ठीक है, देखो बच्चों न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट करते हैं अपन, न्यूक्लियर फिजिक्स।
मीन्स नाभिकीय भौतिकी। ठीक है, ये स्टार्ट करेंगे अपन नाभिकीय भौतिकी के बारे में, न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में, न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी। बस यहाँ बच्चों अपन स्टडी करेंगे नाभिक के बारे में। अभी तक तो अपन जो पढ़े बच्चों परमाणु के बारे में स्टडी कर रहे थे, परमाणु के बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है उनके बारे में स्टडी कर रहे थे। ठीक है, मतलब एक्सरे, चाहे एक्सरे वाला टॉपिक हो गया हो, चाहे अपने पढ़ा इससे पहले फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ा हो, या इससे पहले डी ब्रोगली पढ़ा हो, चाहे एच एटम के बारे में पढ़ा हो, बोर मॉडल, इन सभी में हम केवल बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स है वहां तक सीमित थे, केवल उन्हीं के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अब हम नाभिक के अंदर उतर के देखेंगे कि नाभिक की त्रिज्या क्या होती है, नाभिक का क्षेत्रफल क्या है, नाभिक की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं, ये सारी चीजें अपन उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलो अपन जानते हैं नाभिक के बारे में। देखिए इस तरह से ये कोई नाभिक है, तो जो नाभिक है, नाभिक के अंदर अपन जानते हैं बच्चों क्या होते हैं, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन उपस्थित होते हैं नाभिक के अंदर, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, आपको बताइए न्यूट्रॉन व प्रोटॉन। ठीक है, नाभिक जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एक साथ हम कहें तो बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को। तो जो इसको अपन निरूपित कैसे करते हैं, देखिए इसका जो निरूपण है, इस नाभिक का जो निरूपण है, निरूपण अपन कैसे करते हैं, इस प्रकार से एक्स यहाँ नीचे लिखते हैं, जेड यहाँ लिखते हैं ए, इस प्रकार से इसका निरूपण किया जाता है। या कभी कभी इसको अपन ऐसे भी लिख लेते हैं, यहाँ पे एक्स के दोनों तरफ यहाँ पे जेड और ए की तरफ लिख लिया इस तरह से। इस प्रकार से इसको अपन निरूपित करते हैं नाभिक एक्स को। ठीक है, यहाँ बच्चों जेड क्या बता रहा है, देखिए यहाँ ये जेड है, ये जेड जो है, जेड बता रहा है किसको बच्चों, परमाणु क्रमांक को। जेड यहाँ पे परमाणु क्रमांक के, जेड यहाँ पे बच्चों परमाणु क्रमांक बता रहा है, जो क्या होता था प्रोटॉन संख्या, मीन्स नाभिक के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं उसको दर्शाता है परमाणु क्रमांक। ठीक है, मतलब प्रोटॉन्स की संख्या को, प्रोटॉन संख्या, प्रोटॉन संख्या को दर्शाता है, इसको बोल रहे हैं एनपी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन संख्या को दर्शाता है। ठीक है, तो हम जानते हैं नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन तो उदासीन कण है, प्रोटॉन पर आवेश होता है। ठीक है, और प्रत्येक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, प्लस ई। तो नाभिक के अंदर एनपी प्रोटॉन है और प्रत्येक पर आवेश प्लस ई है, तो अंदर कुल आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी। ठीक है, इसलिए बच्चों कुल आवेश देखें, कुल आवेश नाभिक में, कुल आवेश को अगर मैं क्यू लिखूं तो कैपिटल क्यू बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू प्लस ई। प्रत्येक प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है, प्लस ई। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर है, जेड के बराबर, तो एनपी को जेड रख दो तो क्या जाएगा, प्लस जेड ई हो जाएगा। कुछ नहीं किया मैंने, एनपी का मान क्या रख दिया, जेड, एनपी का मान जेड रख दिया तो आ गया रिजल्ट प्लस जेड ई। बस नाभिक के अंदर कुल आवेश की मात्रा प्लस जेड ई होती है। ठीक है, और फिर बच्चों यहाँ पे देखें ए यहाँ बताया बच्चों द्रव्यमान संख्या को। ठीक है, ए यहाँ पे द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या, एक बच्चों बोलते हैं द्रव्यमान संख्या, जो कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या को बता रही होती है। ठीक है, ये क्या बच्चों, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन संख्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन संख्या को बताता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो इसे बोलते हैं द्रव्यमान संख्या, मतलब जितने प्रोटॉन और जितने न्यूट्रॉन का कुल जो संख्या है उसी को बोलते हैं द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो इसी को अपन यू बोल सकते हैं बराबर कुल न्यूक्लियॉन्स भी कह सकते हैं, कुल न्यूक्लियॉन, कुल न्यूक्लियॉन संख्या भी कह सकते हैं इसको, एक ही बात है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन संख्या बोल दो या कुल न्यूक्लियॉन संख्या बोल दो। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटॉन संख्या तो पता की है कितनी बराबर होती है, जेड के बराबर, ये ए बराबर प्रोटॉन संख्या कितनी है, जेड। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमें न्यूट्रॉन संख्या निकालनी है तो इस जेड को उठा के उधर ले जाओ तो ए माइनस जेड हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं प्रोटॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, इसलिए यहाँ पे न्यूट्रॉन्स संख्या क्या जाएगी, न्यूट्रॉन संख्या इज इक्वल टू, न्यूट्रॉन संख्या अगर हम निकालें एन का मान तो क्या करेंगे, ए माइनस जेड कर दो, क्योंकि ए तो क्या बता रही है कुल न्यूक्लियॉन्स की संख्या को, उसमें से जेड क्या बता रहा है प्रोटॉन संख्या, उसको माइनस कर दिया तो ए माइनस जेड करने पे क्या जाएगा, न्यूट्रॉन्स की संख्या प्राप्त हो जाएगी। बात पहले पड़ी। उसके बच्चों फिर देखिए अब यहाँ पे द्रव्यमान संख्या और परमाणु द्रव्यमान में क्या होता है, मतलब अंतर क्या होता है, इसकी बात करें अपन। ठीक है, एक तो होता है परमाणविक द्रव्यमान और एक होता है बच्चों परमाणु द्रव्यमान संख्या। दोनों में क्या अंतर है,
तो देखिए जो परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान है उससे बोलते हैं बच्चों परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। और उस द्रव्यमान के जो निकटतम पूर्णांक है, निकटतम पूर्णांक जैसे ऑक्सीजन की बात करें, मान लो ऑक्सीजन का एक्चुअल मास 15.97 है, मान लो 15.97 AMU है, तो ये तो उसका द्रव्यमान हो गया और उसकी द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी 16। तो 15.97 के निकटतम मान कितना हो गया 16, तो अपन इसे कह सकते हैं परमाणु द्रव्यमान के निकटतम मान के निकटतम पूर्णांक के निकटतम पूर्णांक को हम क्या बोलते हैं बच्चों द्रव्यमान संख्या कहते हैं। निकटतम पूर्णांक को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। के निकटतम पूर्णांक को द्रव्यमान संख्या कहते हैं, ठीक है। अब जो द्रव्यमान की बात कर रहे हैं तो चलो देख लें AMU। AMU का मान क्या होता है 1 AMU। देखिए ये पता होना चाहिए आपको 1 AMU या सिंपल इसको 1U भी बोलते हैं। 1U इज इक्वल टू ये होता है बच्चों 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम ये होता है 1 AMU की वैल्यू, ठीक है। इसे सिंपल 1U भी बोलते हैं। अब जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान अगर अपन देखें लगभग कितने होते हैं, तो जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी कण होता है, तो न्यूट्रॉन का जो मास है ये होता है बराबर लगभग इक्वल टू 1.008 U, ठीक है। और प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन का मास इससे थोड़ा सा कम होता है, ये होता है नियरली इक्वल टू 1.007 U। हाँ लगभग दोनों को 1 AMU मान सकते हैं कि प्रोटॉन का मास भी 1 AMU, न्यूट्रॉन का मास भी 1 AMU लगभग माना सकता है, बट एक्चुअल मास लगभग इसके बराबर होता है 1.08 U एंड 1.07 U, ये अपन देखते हैं, ठीक है। अब तो उसके बाद अपन देखें नाभिक की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, इनके बारे में अपन स्टडी करें। नाभिक के गुण, नेक्स्ट पॉइंट अपन देख रहे हो नाभिक के गुण, नाभिक के गुणों के बारे में पढ़ रहे हैं। नाभिक के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। जो नाभिक के गुणों के बारे में अपन लिख रहे हैं, सबसे पहले अपन देखें समस्थानिक के बारे में क्या होते हैं। देखिए दोस्तों नाभिक के गुण में एक तो अपन देख रहे हैं पहले समस्थानिक, मतलब आइसोटॉप्स, सुना ही आपने केमिस्ट्री में। आइसोटॉप्स जो होते हैं समस्थानिक, उनमें क्या चीज सेम होती है बच्चों, जेड का मान सेम होता है, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, ठीक है। समस्थानिक जो है उन बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, NP इज इक्वल टू सेम। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है जेड के बराबर, इसलिए हम कह सकते हैं जेड इज इक्वल टू सेम। जेड इज इक्वल टू सेम, जेड का मान सेम है। जैसे कि बच्चों एग्जाम्पल ग्रुप में देख लें, एग्जाम्पल C6 13 एंड C6 13 एंड C6 14 लिख लें। C6 14 ये क्या है आपस में समस्थानिक हो गए, दोनों में जेड की वैल्यू सेम है, यहाँ भी जो 6 है यहाँ भी जेड 6 है, मतलब ये दोनों क्या है समस्थानिक, ठीक है। ऐसे बच्चों अगली प्रॉपर्टी अपन देखें, और अगली प्रॉपर्टी देखें समस्थानिक, इसको क्या बोलते हैं आइसोटॉप्स बोलते हैं समस्थानिक को, आइसोटॉप्स, ठीक है। उसके बाद फिर अपन देखें अगली प्रॉपर्टी समस्थानिक के बाद सम न्यूट्रॉनिक, मतलब आइसोन्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, मतलब आइसो न्यूट्रॉनिक के बारे में बात करें अपन, जो आइसोन्यूट्रॉनिक है इनमें क्या सेम होते हैं बच्चों, न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम होती है, न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम होती है, n इज इक्वल टू सेम। और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अपन जानते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है आपको a माइनस जेड, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं a माइनस जेड का मान सेम है, a माइनस जेड इज इक्वल टू सेम, a माइनस जेड का मान यहाँ पे समान होता है। अब देखिए बच्चों a माइनस जेड एग्जाम्पल के रूप में देख लें, एग्जाम्पल a माइनस जेड अगर सेम है, जैसे कि यहाँ पे C6 13 एंड C6 13 एंड N7 14, ये एग्जाम्पल देख रहे हैं, N7 14
तो देखिए इसमें डिफरेंस निकालोगे, यहाँ पे भी 7 का डिफरेंस आएगा, यहाँ निकालोगे डिफरेंस ये भी 7 का आएगा। दोनों क्या है, आइसोन्यूट्रॉनिक है, ठीक है। ऐसे उसके बाद फिर अपन देखें समन्यूट्रॉन के बाद समभारिक। समभारिक मींस आइसोबार्स। समभारिक के लिए बच्चों क्या सेम होता है बच्चों, यहाँ पे न्यूक्लियॉन्स की संख्या सेम होती है, हमारा Np प्लस Nn, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं, ठीक है। Np प्लस Nn इज इक्वल टू सेम, इनका योग समान होता है। और बच्चों Np प्लस Nn किसको बता रहा है बच्चों, किसको, न्यूक्लियॉन्स की संख्या को। मींस यहाँ पे A बता रहा है, इसमें कर सकते हैं A बराबर सेम, A इज इक्वल टू सेम, ठीक है। A का मान यहाँ पे सेम होता है। अब बच्चों A का मान यहाँ पे सेम है, उसका देखिए फिर आगे एग्जाम्पल C614 एंड N714, तो इसके लिए भी A14 है, इसके लिए भी A14 है, तो दोनों क्या बच्चों एक तरह से समभारिक हो गए, ठीक है। समभारिक। उसके बाद फिर अपन देखें नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जैसे कि आकार की बात करें या व्यास की बात करें, ठीक है। नाभिक का आकार या व्यास की बात करें तो व्यास, तो ये लगभग बराबर था 10⁻⁻15 मीटर का, लगभग 10⁻⁻15 मीटर कोटि का होता है, या बोलते हैं फर्मी कोटि का होता है, ठीक है। अर्थात फर्मी कोटि का होता है बच्चों, फर्मी का मान 10⁻⁻15 मीटर होता है, ठीक है। उसका बच्चों फिर हम देखें त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या है R, तो जो नाभिक की त्रिज्या होती है ये उसके A की घात 1/3, मतलब जो द्रव्यमान संख्या है उसकी घात 1/3 के समानुपाती होती है, ठीक है। प्रोपोर्शनल टू होता है A पावर 1/3। नाभिक की त्रिज्या R इज प्रोपोर्शनल टू होता है बच्चों A पावर 1/3, ठीक है। R इज प्रोपोर्शनल टू A पावर 1/3, ये हमें याद रखना है कि R इज प्रोपोर्शनल टू A पावर 1/3। अब समानुपाती चिन्ह घटाएं तो यहाँ पे जब हम कांस्टेंट लगाते हैं ये होता है, देखिए R इज इक्वल टू R नॉट A पावर 1/3। यहाँ होता है R नॉट की जो वैल्यू है, ये जो R नॉट आपको दिख रहा है, इस R नॉट का जो मान होता है ये होता है R नॉट इज इक्वल टू, R नॉट का मान 1.2 इंटू 10⁻⁻15, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। किसका मान, इस R नॉट का मान, जो कांस्टेंट है R नॉट, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर ये होता है, ठीक है। तो चलो देखो, जैसे अगर अपन बात करें H नाभिक की, हाइड्रोजन नाभिक, हाइड्रोजन के लिए A का मान कितना होता है, 1। हाइड्रोजन के लिए A का मान 1, क्योंकि इसमें केवल एक ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन तो होते ही नहीं है, ठीक है। A का मान 1 रख देंगे, तो A का मान 1 रख देंगे तो R बराबर क्या आ गया, R नॉट, ठीक है, बराबर क्या आ गया 1.2 इंटू 10⁻⁻15, अर्थात ये मान किसको बता रहा है, H नाभिक की त्रिज्या को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे A का मान 1 रख देने पर R बराबर R नॉट बराबर 1.2 इंटू 10⁻⁻15 बन रहा होता है, मतलब ये H नाभिक की त्रिज्या को भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। त्रिज्या के बाद फिर अपन देखेंगे यहाँ पे इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल S, तो अपन जानते हैं नाभिक होते हैं गोले के रूप में होता है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। तो यहाँ से आप देखेंगे S इज प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, R², ठीक है। इससे बच्चों S प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे R² आएगा, ठीक है। त्रिज्या हो गई, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इससे बच्चों S इज प्रोपोर्शनल टू R², और R का मान रख दें A की घात 1/3 के समानुपाती है, तो A की घात 2/3 हो जाएगी, ये R का मान 1/3 के समानुपाती आ रहा है, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल के बाद अपन देखें बच्चों यहाँ पे आयतन V, अपन जानते हैं गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 πr³, 4/3 πr³, आयतन का मान 4/3 πr³ है। तो हम देख रहे हैं आयतन समानुपाती क्या आ रहा है बच्चों, r³, ये 4/3 तो कांस्टेंट है, 4/3 पाई, तो आयतन समानुपाती r³। और बच्चों r का मान A की घात 1/3 रखोगे तो 1/3 से r की घात 3 कट जाएगी, तो क्या बचेगा, r बचेगा, तो वॉल्यूम समानुपाती क्या आएगा, r, ठीक है। उसका फिर अपन देखें यहाँ पे द्रव्यमान, जो नाभिक का द्रव्यमान है m, हम जानते हैं नाभिक का द्रव्यमान क्या होता है बच्चों, लगभग AMU होता है, ठीक है। तो यहाँ से m समानुपाती क्या जाएगा, A, तो दिस इंप्लाइज m समानुपाती A आ गया,
m समानुपाती a, लगभग a m के बराबर होता है, इसलिए m समानुपाती a हो जाएगा। अब उसके बाद करें बच्चों बात फिर डेंसिटी की, घनत्व रो, घनत्व बराबर क्या होता है बच्चों, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है। तो यहाँ पे द्रव्यमान तो समानुपाती क्या आ रहा है बच्चों, a के, आयतन भी समानुपाती किसके, अच्छा यहाँ पे r नहीं आएगा, क्या आएगा, a आएगा इसे, क्योंकि r का मान अपन ने क्या रखा था, a की घात 1/3, तो एक बार कट गया तो समानुपाती a आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम का मान भी a के समानुपाती आ रहा है, ठीक है, तो a से a कट गया, तो हम कह रहे हैं नॉट डिपेंड ऑन a, ठीक है, नॉट डिपेंड ऑन a, इसका मान a पर निर्भर ही नहीं करता, मतलब सभी के लिए सेम होता है, सभी नाभिकों की डेंसिटी सेम होती है, सभी नाभिक, चाहे वो क्लोरीन का नाभिक हो, चाहे ऑक्सीजन का हो, चाहे यूरेनियम का हो, कोई सा भी नाभिक हो, सभी की डेंसिटी सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आता है, और उसका जो मान होता है डेंसिटी, अब होता है सभी नाभिकों की डेंसिटी क्या आ रही है बच्चों, सेम आ रही है, और ये मान 2.4 गुणा 10 की घात 17 होता है, 2.4 गुणा 10 की घात 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू सेम फॉर ऑल, ठीक है, सभी नाभिकों के लिए डेंसिटी सेम होती है और उसका मान ये होता है। ये अपन ने इन चीजों के बारे में देख लिया, ठीक है। अब इससे बेस्ड अपन ये कुछ क्वेश्चंस अपन देखें, 3-4 क्वेश्चंस ये सॉल्व करते हैं। तो देखो एग्जांपल नंबर 1 अपन देखें, क्या कह रहा है आपसे, बेरिलियम 8 एंड एल्यूमिनियम 27 नाभिक के लिए, लिखा हुआ नहीं नाभिक, लिख लेना आप, नाभिक के लिए R S V रो के अनुपात ज्ञात करने, मतलब त्रिज्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व के अनुपात ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन नंबर 1 अपन देख रहे हैं। पहले तो यहाँ पे त्रिज्या, आप जानते हो जो त्रिज्या लिखी थी अपन ने, त्रिज्या समानुपाती क्या होती है, a की घात 1/3, r इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, a पावर 1/3 है, a पावर 1/3, तो यहाँ से अपन देखें r इज, r समानुपाती क्या रहा है, a पावर 1/3, तो यहाँ से अगर मैं निकालूंगा r1/r2 का मान, ठीक है, r1/r2 का मान निकालें तो इससे बच्चों यहाँ पे r1/r2 निकालेंगे तो a1/a2 की घात 1/3, a1 कितना है 8 और ये 27 की घात 1/3 करेंगे तो क्या आएगा 2/3, तो त्रिज्याओं का अनुपात तो क्या आ गया बच्चों, 2/3 आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर हमसे क्या पूछा है त्रिज्याओं के बाद, यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल S का अनुपात, हम जानते हैं S बराबर क्या होता है 4πr², ठीक है, S बराबर 4πr² से अपन जानते हैं S समानुपाती क्या है r², तो इसलिए S1/S2 निकालेंगे तो S1/S2 क्या आ जाएगा 2/3 का स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या का अनुपात 2/3 आया था, तो कितना आ गया ये 4/9, ठीक है, 4/9 आ गया। उसके बाद फिर हमसे पूछा है किसके बारे में, आयतन, ठीक है, आयतन का मान अपन जानते हैं समानुपाती क्या होता है r³, आयतन समानुपाती r³ होता है, ठीक है, या डायरेक्ट लिख रहे हैं आयतन समानुपाती क्या होता है a, आयतन समानुपाती a होता है, तो यहाँ से इसलिए v1/v2 निकालेंगे तो v1/v2 का मान क्या जाएगा, क्या बच्चों v1/v2 का मान 8/27, ठीक है। और फिर डेंसिटी तो अपन जानते हैं कांस्टेंट होती है, तो डेंसिटी रो इज इक्वल टू सेम होती है, तो इसलिए ρ1/ρ2 का मान निकालेंगे तो ρ1/ρ2 तो कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 1, ρ1/ρ2 का मान 1 आ जाएगा, ठीक है। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन देखा। फर्स्ट के बाद फिर देखें सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या पूछा है आपसे, एल्यूमिनियम 27 नाभिक की त्रिज्या व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिज्या का सूत्र ये रहा r बराबर r0 a की घात 1/3, r बराबर r0 a की घात 1/3 ये लगा रहे हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे r0 का मान कितना है, r0 का मान तो बताया था आपको मैंने 1.2 गुणा 10 की घात -15 मीटर, और a का मान कितना है 27, तो 27 की घात 1/3 करेंगे, 27 की घात 1/3 करने पे क्या बनता है 3 बनता है, 3 को इससे गुणा कर देंगे 12 के 36 मतलब 3.6 गुणा 10 की घात -15 मीटर, ये तो त्रिज्या आ गई, ठीक है। फिर निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल S बराबर क्या होता है 4πr², ठीक है, 4πr², 4π का मान 3.14, त्रिज्या ये निकाली अपन ने 3.6 गुणा 10 की घात -15 मीटर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बस अब यहाँ पे सिंपल सी कैलकुलेशन करके निकालना है, वो तो 1.63 10⁻⁻28
1.63 इंटू 10⁻28 मीटर स्क्वायर, ये बन जाता है रिजल्ट। ठीक है, 1.63 इंटू 10⁻28 मीटर स्क्वायर। चलो अब आगे देखें, अगला क्वेश्चन कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन, एक नाभिक की त्रिज्या 4.8 फर्मी है और कुल आवेश 46.4 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम है। इस नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो जो कुल आवेश की मात्रा बता रखी है नाभिक में, सिखाया था आपको मैंने, कुल आवेश क्या होता है, Z इंटू ई के बराबर। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे। देखिए सॉल्यूशन नंबर थर्ड, तो ये कुल आवेश है, कुल आवेश Q बराबर क्या होता है बच्चों, ZE। कुल आवेश की मात्रा ZE होती है, तो Z हमें यहाँ पे Q का मान तो कितना रखा है, 46.4 गुणा 10⁻⁻19 ये रखा है। ठीक है, और Z हमें ज्ञात करना है, E का मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम ये होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने पे Z का जो मान आ जाएगा ये 29 आएगा, डिवाइड करने पे Z बराबर 29, Z का मान तो आ गया 29। ठीक है, और बच्चों Z जो है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, तो ये निकाल लिया आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, हमसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो आ गया आंसर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 29। ठीक है, उसके बाद फिर आगे यहाँ से हम देखें आर वाला, त्रिज्या की जानकारी दे रखी है, इसलिए आर वाला लगाते हैं सूत्र। देखिए त्रिज्या का सूत्र क्या लिखा अपन ने यहाँ पे, आर बराबर ये होता है आर बराबर आर नॉट ए की घात 1/3, आर नॉट ए की घात 1/3 ये लगा रहा हूं सूत्र। तो आर का मान आपको दे रखा है 4.8 फर्मी, 4.8 गुणा 10⁻⁻15। आर नॉट का मान अपन जानते ही है 1.2 गुणा 10⁻⁻15 होता है, 10⁻⁻15 और ए की घात 1/3। तो ऐसे बच्चों यहाँ पे 10⁻⁻15 कट गया, ये कट जाएगा 12 चौक 48, तो ए की घात 1/3 का मान तो आ गया 4। तो यहाँ से ए बराबर आ जाएगा 64। तो ए बराबर क्या बच्चों, 64 आ गया। ये ए क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, इनकी योग का मान कितना आ गया, 64 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, यहाँ से निकालना है हमें किसका मान बच्चों, यहाँ से निकालना है हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का मान। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गया। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, ए माइनस जेड करके। तो ए माइनस जेड, ए तो जेड तो ए रहा 64 माइनस 29 कर दें तो कितना जाएगा बच्चों, ये 35। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने जाएंगे, 35 जाएंगे। तो इस प्रकार से अपन ने ये क्वेश्चन नंबर थर्ड सोल्व कर लिया। अब जो वो क्वेश्चन नंबर 4 समझे अपन अगर है, प्रकृति में क्लोरीन के दो समस्थानिक हैं, एक तो क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 36 उपस्थित हैं, जिनका परमाणु द्रव्यमान 35.20 यू एंड 35.90 यू है। कह रहा है इनकी प्रतिशत मात्राएं क्या होंगी यदि क्लोरीन का प्रभावी द्रव्यमान 35.62 यू है, ये आपसे कह रहा है। तो देखो अगर हमें प्रकृति में इनकी मात्राएं दे रखी हो, ठीक है, प्रकृति में अगर आपको इनकी मात्राएं, प्रतिशत मात्राएं अगर आपको दे रखी हो, तो जैसे एक की मात्रा P1 है द्रव्यमान M1, एक की मात्रा प्रतिशत मात्रा P2 द्रव्यमान M2, थर्ड वाले की प्रतिशत मात्रा P3 द्रव्यमान M3 है, ऐसे ही इनकी प्रतिशत मात्रा दे रखी है, तो हम प्रभावी द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। देखिए ये होता है इसका फॉर्मूला प्रभावी द्रव्यमान का। सॉल्यूशन नंबर 4 अपन देख रहे हैं, प्रभावी द्रव्यमान ये होता है बच्चों MP बराबर, मतलब टोटल M बराबर M1 P1 प्लस M2 P2 अपॉन P1 प्लस P2, ठीक है। अगर थर्ड भी देखा है तो साथ में यहाँ पे M3 P3 भी लगा दो और नीचे प्लस P3 कर देना, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे इसमें मान लीजिए बच्चों कि इस क्लोरीन 15 का प्रतिशत मात्रा X है, तो इसकी मात्रा क्या होगी 100 माइनस एक्स। जैसे कि बच्चों मान लो इसकी मात्रा 20% है, तो इसकी मात्रा क्या होगी 80%, कि दोनों का योग क्या होना चाहिए 100 होना चाहिए। तो यहाँ से हम कह रहे हैं कि यदि P1 का मान मान लो X है, तो M कितना बच्चों यहाँ पे, M का मान तो 35.62 है, 35.62, ठीक है, 35.62 मतलब यहाँ लिखता हूँ, चलो मैं माना C मतलब क्लोरीन 35 की प्रतिशत मात्रा X प्रतिशत है, तो क्लोरीन 36 की प्रतिशत मात्रा
क्या होगी बच्चों, 100 माइनस x प्रतिशत होगी। ठीक है, अतः अब यहां पे रखे मान, इस m का मान रखें, m कितना रखा है 35.62, 35.62 ये रख दिया मैंने m का मान। ठीक है, और यहाँ पे m1 कितना रखा है 35.20, 35.20 इंटू एक्स प्लस इसका मान 35.9 है, 35.9 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स बटे में इन दोनों का योग x प्लस 100 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे x कट गया, इस 100 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, फिर कैलकुलेट करके अपन x निकाल लेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करने पर बच्चों x का मान आता है 40%, x बराबर आता है 40%, इसलिए बच्चों यहाँ पे x का मान 40% आ रहा है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे मतलब क्लोरीन की मात्रा, इसलिए बच्चों Cl35 जो है ये कितना है 40%, तो यहाँ से Cl36 कितना हो जाएगा बच्चों, ये Cl36 की मात्रा ये हो जाएगी 60%। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने ये इस पे कुछ क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए, बात पहले पढ़ी। तो अब उसके बाद फिर अपन इस पे अगला पॉइंट अपन समझे। तो देखो अब स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे द्रव्यमान क्षति के बारे में। ठीक है, मास डिफेक्ट क्या होता है, द्रव्यमान क्षति। ठीक है, अभी तो अपन ने नाभिक का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा। ठीक है, नाभिक की प्रॉपर्टी अपन देखी, अपन नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं द्रव्यमान क्षति। ठीक है, मास डिफेक्ट, द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम, मास डिफेक्ट बोलते हैं इसको। देखिए द्रव्यमान क्षति क्या होती है बच्चों, जब भी किसी नाभिक का निर्माण होता है, जब भी किसी नाभिक का निर्माण होता है तो उस नाभिक के का द्रव्यमान अगर तोला जाए तो उसके न्यूक्लियन के योग से कुछ कम प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब जो न्यूक्लियंस मिलकर किसी नाभिक का निर्माण कर रहे हैं, तो हम नाभिक का द्रव्यमान अगर तोलें तो उसके जो न्यूक्लियंस हैं, मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या है, उनके योग से अगर अपन न्यूक्लियन का द्रव्यमान तोला जाए तो न्यूक्लियन का द्रव्यमान हमें कुछ कम प्राप्त होता है। इसी अंतर को हम बोलते हैं द्रव्यमान क्षति। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बच्चों देखो समझे क्या हो रहा है, जैसे कि ये सारे न्यूक्लियन दूर दूर हैं, न्यूक्लियन जब दूर दूर होते हैं तो इनके पास टोटल एनर्जी क्या होती है, जीरो। सारे न्यूक्लियन दूर दूर हैं, इनके पास टोटल एनर्जी जीरो है। तो जब इसको हम पास लेके कंबाइंड करते हैं, न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल कंबाइंड होकर जब ये नाभिक की बल द्वारा आपस में संपर्क अवस्था में आते हैं, ठीक है, तो इनकी ऊर्जा कुछ नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, इनकी ऊर्जा ऋणात्मक हो जाती है, अर्थात इसमें से ऊर्जा कुछ निकल जाती है। तो ऊर्जा जो यहाँ से निकली वो द्रव्यमान के रूप में यहाँ से ऊर्जा निकलती है, या यूं कहते हैं कि जो द्रव्यमान क्षति हुई है वो यहाँ से ऊर्जा के रूप में निकल जाती है। तो यही जो ऊर्जा में कमी हुई है, यही जो द्रव्यमान में कमी हुई है, इसे हम बोलते हैं द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम। ठीक है, जो कि ऊर्जा के रूप में यहाँ से निकल रही होती है, क्योंकि पहले दूर दूर थे, ऊर्जा जीरो थी, अब यहाँ पे बिल्कुल बंधित अवस्था में आ गए नाभिक के बल द्वारा, तो यहाँ पे हमने देखा कि उसकी ऊर्जा नेगेटिव हो गई है। तो ऊर्जा नेगेटिव होने का मतलब ऊर्जा कुछ घट गई। तो ऊर्जा जो यहाँ पे घटी वो द्रव्यमान के रूप में यहाँ से निकली। आइंस्टीन ने बताया था कि यहाँ पे जो ऊर्जा और द्रव्यमान जो यहाँ पे निकला है उसमें संबंध जो होता है ये होता है E बराबर mc² के अकॉर्डिंग। ठीक है, E ऊर्जा है, m द्रव्यमान में क्षति और c यहाँ पे प्रकाश का वेग। तो क्या है बच्चों यहाँ पे देखिए, जो अपन लिखने आ रहे हैं कि जब भी कभी नाभिक का निर्माण होता है, जब भी कभी नाभिक का निर्माण होता है तो नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान इसके न्यूक्लियन, नाभिक का द्रव्यमान तो अपन mn बोल रहे हैं, mn नाभिक का द्रव्यमान इसके न्यूक्लियन के योग से, इसके न्यूक्लियन इसके न्यूक्लियन के योग से कुछ कम प्राप्त होता है, कुछ कम प्राप्त होता है। ठीक है, इसी अंतर को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान क्षति। ठीक है, इसी अंतर को डेल्टा एम कहते हैं, मतलब द्रव्यमान क्षति कहते हैं।
इसी अंतर को हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं। ठीक है, तो जो आइंस्टीन के अनुसार क्या, देखो पहले हम देखें यहाँ पे इस डेल्टा एम का मान क्या होगा, इसलिए डेल्टा एम बराबर क्या होता है, डेल्टा एम बराबर क्या होता है, मैंने आपको मास ऑफ न्यूक्लियन, इसके मास में से क्या माइनस करेंगे, मास ऑफ नाभिक का मास माइनस करेंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियन का मास, बच्चों न्यूक्लियन अपन जानते हैं क्या होते हैं, इसमें जेड तो प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन, तो जेड इंटू एम पी से क्या बन जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन, ए माइनस जेड एम एन से बन जाएगा मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये तो गया कुल द्रव्यमान। ठीक है, न्यूक्लियस का कुल द्रव्यमान, इसमें से नाभिक का द्रव्यमान जो अपन लिखा है एम एन। ठीक है, इस एम एन को माइनस कर देंगे नाभिक के द्रव्यमान को, चलो कैपिटल एम लिख दें, कैपिटल एम एन, इसको अपन माइनस कर देंगे नाभिक के द्रव्यमान को। इसे क्या बोलते हैं, द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम। ठीक है, ये जो द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम होगी, जो कि आइंस्टीन ने कहा था कि ये जो द्रव्यमान है किसके रूप में, ऊर्जा के रूप में, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में यहाँ से मुक्त होता है। ठीक है, तरह से हम क्या रखते हैं, ये द्रव्यमान आइंस्टीन के अनुसार यह द्रव्यमान क्षति, यह डेल्टा एम ऊष्मा ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, या कहते हैं ऊष्मा ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है या प्रकट होता है, यूं कहते हैं। ठीक है, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है, जिसका मान क्या लिखते हैं, ई बराबर एम सी स्क्वायर, कहते हैं ई बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, द्रव्यमान इंटू ऊर्जा, मतलब द्रव्यमान इंटू सी स्क्वायर, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, ये हो गया आइंस्टीन के अनुसार ये होता है। ठीक है, अब तो इसके अनुसार अगर अपन देखें, मतलब अगर द्रव्यमान में कमी हुई है तो निकाय की ऊर्जा घट जाएगी, बताया था नाभिक की ऊर्जा नेगेटिव रहती है। ऐसे ही अगर द्रव्यमान अगर बढ़ेगा तो ऊर्जा बढ़ जाएगी, यूं कह सकते हैं। यदि m इंक्रीज, ठीक है, तो E इंक्रीज, और यदि m डिक्रीज, या कहते हैं कि m डिक्रीज, तो यहाँ पे द्रव्यमान क्षति हो रही है, तो निकाय की ऊर्जा क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, नाभिक की ऊर्जा घट गई, नेगेटिव हो गई थी, और यदि m का मान इंक्रीज हुआ है तो ऊर्जा का मान बढ़ भी सकता है, जैसे घट सकता है वैसे बढ़ भी सकता है। ठीक है, ये अपन देखा। अब तो यहाँ पे इस पे एक चीज अपन समझे, जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देखा है, यदि स्प्रिंग में, जैसे कि कोई स्प्रिंग है, उसको अगर अपन कंप्रेस करें तो संपीड़ित करने पे उसमें एक स्थिति ऊर्जा रहती है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो आपसे कह रहा है कि अगर स्प्रिंग को में एक्स संपीड़न किया जाए तो आइंस्टीन के अनुसार इसके द्रव्यमान में कितनी वृद्धि होगी। तो चलो द्रव्यमान वृद्धि निकालें सूत्र से। तो यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर 1 अपन देखें, सॉल्यूशन नंबर 1, तो डेल्टा एम बराबर क्या करेंगे, ई अपॉन सी स्क्वायर। तो ई यहाँ पे जो ऊर्जा है स्प्रिंग को संपीड़ित करने पे इसमें ऊर्जा कितनी हुई, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये अपन को पता ही है, हाफ के एक्स स्क्वायर बटा सी स्क्वायर, बस ये आ गया आंसर। ठीक है, हाफ के एक्स स्क्वायर बटा सी स्क्वायर, इतनी इसकी द्रव्यमान में वृद्धि जाएगी। अब बोलो, हमने तो पहले मैकेनिक्स पढ़ी 11th क्लास में, हमने स्प्रिंग के क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें स्प्रिंग के द्रव्यमान में तो वृद्धि होती नहीं थी, यहाँ कैसे वृद्धि होगी। तो यहाँ जो वृद्धि हो रही है बहुत नगण्य मात्रा में वृद्धि होती है, कि हम जानते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर मान निकालो, ज्यादा कितना है, 10 जूल, 100 जूल मान लो, 1500 जूल मान लो, 2000 जूल मान लो, ये 2000 जूल आ गया मालूम है एग्जाम। नीचे कितना है, सी स्क्वायर, मतलब 3 गुणा 10 की घात 8 का स्क्वायर, मतलब 9 गुणा 10 की घात 16, तो नीचे 10 की घात 16 के रूप में मान का भाग लग रहा है। तो यहाँ पे अपन निकालेंगे तो द्रव्यमान क्षति बहुत ही अल्प आएगी। ठीक है, बहुत ही अल्प आएगी, तो वो इतनी अल्प है कि उसको अपन नगण्य मान लेते हैं मैकेनिक्स में सॉल्व करते टाइम, इसलिए उसका यूज करते ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये आ गया रिजल्ट। ठीक है, अब आप देखें नेक्स्ट पॉइंट, देखिए तो ऊर्जा निकालने की इतनी वृद्धि हो रही है इस ऊर्जा के कारण, तो देखो उसका फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट। अब दोस्तों यहाँ पे अगर 1 AMU क्षति होती तो कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, एक स्टार पॉइंट रूप में देखें, यदि, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों यहाँ पे नाभिक के निर्माण में क्षति होती है वो AMU कोटि की होती है। ठीक है, लगभग AMU कोटि की होती है, ऐसा नहीं किलोग्राम में कमी हो गई या ग्राम जितनी मात्रा में कमी होगी, कुछ AMU मात्रा में ही कमी हो रही होती है। ठीक है, तो यदि डेल्टा एम बराबर
हम ले AMU 1 AMU, डेल्टा M बराबर 1 AMU, तो यहाँ पे कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, तो हम देखें यहाँ पे E का मान क्या होगा, तो E बराबर डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर का उपयोग करें तो जो डेल्टा M 1 AMU है, 1 AMU के लिए कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है, और C का मान 3 × 10⁸ ये रख दिया अपन ने, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मान को सॉल्व करें तो ये जूल के अंदर ये मान है क्योंकि ये किलोग्राम में लिखा है, ये अपन ने मीटर पर सेकंड लिखा है, तो सॉल्व करने पे जूल के अंदर आता है मान, ये आता है 1.5 इंटू 10⁻10 जूल, 1.5 इंटू 10⁻10 जूल, इतना मान प्राप्त होता है, ठीक है। अब बच्चों इसी को अगर अपन हम चेंज करें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, चलो पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करूं तो यहाँ पे हम इसमें भाग लगा देंगे 1.6 इंटू 10⁻19 का, ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज। अब इसमें 10⁶ का और भाग लगा दो तो ये आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज, ठीक है, और इसका मान जो आता है ये आता है 931, लगभग 931 बनता है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना मान आपको प्राप्त होता है ऊर्जा का, ठीक है। 1 AMU द्रव्यमान शक्ति है तो इतनी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त हो रही होती है। इसलिए बच्चों अगर अपन देखें डेल्टा M AMU है, डेल्टा M AMU द्रव्यमान शक्ति हो तो डेल्टा M AMU क्षति हो तो, क्योंकि हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आगे उसमें देखेंगे डेल्टा M AMU इतनी क्षति दे रखी होगी तो कितनी ऊर्जा मुक्त होगी ये निकालें, तो यहाँ से बच्चों E बराबर, तो E बराबर हो जाएगा ये डेल्टा M इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डेल्टा M इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यह रिजल्ट। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी न्यूमेरिकल आता है बच्चों, E बराबर डेल्टा M इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये चीज अपन देख ली। अब यहाँ पे इसमें जैसे कि एग्जांपल अपन देखें क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि यदि यूरेनियम 235 के एक नाभिक के विखंडन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा मुक्त होती है तो उसकी कितनी द्रव्यमान शक्ति हुई है ये निकालना है। तो यहाँ पे देखें सॉल्यूशन नंबर 2, ठीक है, तो यहाँ पे ये लगा रहा हूँ सूत्र में, E बराबर डेल्टा M इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पे ऊर्जा कितनी दे रखी है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमें डेल्टा M का मान पूछा है, ये 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, क्योंकि प्राय हम जो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में ही मान दिए गए होंगे, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट गया तो डेल्टा M इक्वल टू 200 बटा 931। अब 931 को लगभग चलो 1000 मान लो तो लगभग अपन कह सकते हैं कि ये मान कितना आ गया 0.2 AMU, 0.2 AMU। तो अब देखिए बच्चों यूरेनियम 235 का जो मास है वो कितना है 235 AMU है, यूरेनियम 235 का मास कितना है 235 AMU, जिसका विखंडन हुआ क्षति केवल कितनी 0.2 AMU, मास तो 235 AMU है, क्षति हो रही चिन्नी सी 0.2 AMU, जिसके कारण अपन देखें जो न्यूक्लियर बम होता है नाभिक के बम में कितना खतरनाक विस्फोट होता है, कितनी जन धन की हानि होती है। तो क्या मतलब है कि विखंडन में थोड़ी सी द्रव्यमान क्षति हो रही है, इसके कारण अपन देखें कितनी अपार ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं यह डेल्टा M बराबर 0.2 AMU, जो कि बच्चों अपन देखें जो कि मात्र 0.085% मतलब हम कहते हैं इक्वल टू, ठीक है, इज नियरली इक्वल टू 0.085 प्रतिशत, 0.085% है किसका यूरेनियम का, ऑफ यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 का जो द्रव्यमान है उस द्रव्यमान केवल 0.085% मात्रा ही क्षति हो रही है, ठीक है, जिसके कारण अपन देखते हैं नाभिक के जो बम होते हैं कितनी खतरनाक विस्फोट के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है उनमें से, ये चीज अपन देखी क्लियर। अब तो उसका फिर अपन देखें इसमें जैसे कि आपने थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट के बारे में सीखा ही, जानते हो केमिस्ट्री के अंदर भी मोल कॉन्सेप्ट आपको फिजिक्स में कई जगह बताया मैंने कि द्रव्यमान और संख्या में अणुओं की संख्या में क्या रिलेशन होता है। देखिए अपन जानते हैं मोल कॉन्सेप्ट अनुसार अपन को पता ही है नंबर ऑफ मोल्स का मान क्या था, म्यू बराबर M/mW इज इक्वल टू N/NA, ठीक है, ये अपन जानते हैं म्यू इज इक्वल टू M/mW इज इक्वल टू N/NA।
तो यहाँ से अगर मैं n की बात करूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n इज इक्वल टू क्या आएगा, n a को गुणा कर दो n a इंटू m बटा m w। ठीक है, तो आपको इस तरह से अगर आपको मास का मान दे रखा हो तो हम यहाँ से इससे क्या निकालते हैं, उसमें कितने परमाणु हैं वो निकल जाएंगे, और उस परमाणु के अंदर प्रत्येक परमाणु में एक नाभिक होता है, उससे नाभिकों की संख्या निकल जाएगी। में इससे क्या निकाल सकते हैं अपन, नाभिकों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये नाभिकों की संख्या निकल जाएगी। अब देखिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन इसी बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए अब यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर 3 क्या कहना चाहता है क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यूरेनियम 235 के 0.37 किलोग्राम के विखंडन में कुल उत्पन्न ऊर्जा ज्ञात करो। दिया है कि एक विखंडन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्पन्न होती है। मतलब वाकई में ये एक फैक्ट है कि यूरेनियम 235 का विखंडन होता है तो सोचो लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा मुक्त हो रही होती है। हमें याद भी रखना है, आगे आ भी जाएगा, अपन पढ़ेंगे रिएक्शन वगैरह। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि कुल ऊर्जा उत्पन्न ज्ञात करनी है और हमें दिया है कि इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक विखंडन में प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो पहले अपन यहाँ पे देखें इसके अंदर बच्चों कितने इसके अंदर n होंगे, n का मान निकालें, नाभिकों की संख्या। ठीक है, n बराबर, ठीक, कुल नाभिक निकाल लें यहाँ पे, कुल विखंडित नाभिक, कुल विखंडित नाभिक, कितने नाभिक यहाँ विखंडित हुए, n का मान निकालें तो यहाँ पे Na इंटू m बटा mw है। ठीक है, तो Na 6 गुणा 10 की घात 24। ठीक है, तो यहाँ पे ये Na का मान 6 गुणा 10 की घात 23, 6 गुणा 10 की घात 23 गुणा, अब m बटा mw, m का मान कितना है यहाँ पे, m का मान दिया है 0.47 किलोग्राम, तो ग्राम लिखेंगे 470 ग्राम, तो यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होता है mw कितना है 235 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है, तो उसको भी अपने ग्राम में लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 बार कट जाएगा। ठीक है, इसको फिर से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 12 गुणा 10 की घात 23, ये तो क्या गया 12 गुणा 10 की घात 23, इसमें नाभिकों की संख्या आ गई। अब देखिए इसलिए कुल ऊर्जा, इसलिए ई टोटल बराबर, हमने कहा बच्चों कि एक नाभिक के विखंडन में कितनी ऊर्जा हो रही है ये, तो यहाँ पे एन टोटल बराबर एन इंटू ई ईच। ठीक है, एन इंटू ई ईच, तो एन का मान कितना है 12 गुणा 10 की घात 23, ये तो संख्या हो गई, और यहाँ पे एन ईच का मान, ई ईच का मान कितनी मिल रही है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो गुणा कर दो तो कितना हो गया 12 दूनी 24 गुणा, ये 2 जीरो पे चढ़ जाएंगे तो 10 की घात 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 24 गुणा 10 की घात 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए, बात पहले पड़ी। तो चलो आज के लिए खैर इतना बहुत है, कल अपन आगे पढ़ते हैं इसमें, कल अपन पढ़ेंगे बंधन ऊर्जा। ठीक है, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन और उसके क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है, तो चलो खैर आज के लिए इतना बहुत है, कल मिलते हैं। ओके, गुड बाय।